हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड, जो दोस्तों आपका कल 11 तारीख को होने वाला है। तो दोस्तों उसी से रिलेटेड हम आपके लिए कुछ 50 प्लस पॉइंट लेकर आए हैं, जो दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि लीडरशिप जो है वो अंग्रेजी का जो वर्ड है, ये हिंदी रूपांतरण है ये किसका? नेतृत्व का। ठीक है दोस्तों, लीडरशिप जो अंग्रेजी का वर्ड है ये हिंदी रूपांतरण है किसका? नेतृत्व का। हमारा अगला है दोस्तों कि फॉलेट ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए। तो दोस्तों अगर बात की जाए फॉलेट की, तो फॉलेट ने नेतृत्व के 3 प्रकार बताए। कौन से? व्यक्तिजनित, पदजनित और कार्यजनित। ठीक है दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट है किम्बल यंग ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए? 7 प्रकार बताए दोस्तों। कितने? 7 प्रकार। कौन कौन से? राजनैतिक नेता, प्रजातांत्रिक नेता, नौकरशाही नेता, कूटनीतिज्ञ नेता, सुधारक नेता, आंदोलक नेता या फिर सिद्धांतवादी नेता। ठीक है दोस्तों, तो किम्बल यंग ने कितने बताए? 7 प्रकार बताए किसके? नेतृत्व के। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बोगार्ट्स ने नेतृत्व के 5 प्रकार बताए। कितने बताए? 5। बोगार्ट्स के अनुसार 5 वर्गों में नेता को विभाजित किया गया है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेता, सामाजिक अधिशासी तथा मानसिक नेता, पैगंबर, संत, विशेषज्ञ तथा मालिक नेता, सपक्षीय वैज्ञानिक नेता, स्वेच्छाकारी, करिश्माई, पैतृक तथा प्रजातांत्रिक नेता। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है कि मान्यता के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। किसे? नेता को। नेता को कितने भागों में विभाजित किया गया? मान्यता के आधार पर 3 भागों में। कौन कौन से? स्वतः नियुक्त, जो खुद से नियुक्त होते हैं, समूह द्वारा नियुक्त, जिन्हें समूह नियुक्त करता है, और कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त, जो एक कार्य पद्धति के तहत नियुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है इन सब को स्वभाव के आधार पर। ठीक है दोस्तों, किसको? नेताओं को। मैंने आपको अभी बताया कि ये मान्यता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है और स्वभाव के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक होता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व और एक होता है राजतांत्रिक नेतृत्व। दोस्तों, प्रजातांत्रिक और राजतांत्रिक का मतलब क्या है? प्रजातांत्रिक का मतलब है कि इसमें प्रजा के हक की भी बात की जाएगी और इसका जो निर्णय होगा वो कुछ हद तक प्रजा पर भी डिपेंड रहेगा। लेकिन दोस्तों जो राजतांत्रिक होता है, इसमें राजा की तानाशाही ही रहेगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ जिसका शासन होगा वही निर्णय ले सकता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आलपोर्ट ने 18 और बर्नार्ड ने 28 गुण बताए हैं किसके? नेतृत्व के। नेतृत्व मीन्स नेता के आलपोर्ट ने 18 और बर्नार्ड ने 28 गुण बताए हैं। हमारा दोस्तों अगला है शैक्षिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें अनुयायी इच्छा पूर्वक दूसरे का नियंत्रण तथा निर्देशन स्वीकार करते हैं। कौन कह रहा है ये बात? ये कह रहे हैं किम्बल यंग। किम्बल यंग क्या कह रहे हैं कि शैक्षिक नेतृत्व जो है वो वह प्रक्रिया है जिसमें जो अनुयायी है उसका, किसका? नेता का जो अनुयायी का मतलब जैसे कि पब्लिक होती है ना नेता की, वो उसकी बात की जा रही। अनुयायी जो है वो इच्छा पूर्वक दूसरे का नियंत्रण तथा निर्देशन स्वीकार करते हैं। हमारा अगला है कि शैक्षिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके नेता अपने समूह के निर्देशन में पहल करता है। ये कौन कह रहा है? ये हमारे बोध साहब कह रहे हैं। हमारा अगला है दोस्तों, शैक्षिक प्रणाली में नवीन संरचना की पहल करता है। कौन करता है शैक्षिक प्रणाली में नवीन संरचना की? जैकब जेटल ने इस बात कही है। हमारा अगला है दोस्तों, अंग्रेजी भाषा का जो कम्युनिकेशन है ये लैटिन भाषा के कम्युनिको व कम्युनिस्ट से मिलकर बना है दोस्तों। क्या? जो अंग्रेजी भाषा का कम्युनिकेशन है जिसे हम संप्रेषण कहते हैं, ये हमारा कम्युनिको व कम्युनिस्ट लैटिन भाषा से मिलकर बना है। हमारा अगला है दोस्तों, संप्रेषण जो है वो द्विमार्गी प्रक्रिया है। कैसी? 2 वे कम्युनिकेशन प्रणाली है। संप्रेषण सार्वभौमिक भी होता है। कैसा होता है दोस्तों? सार्वभौमिक होता है। संप्रेषण के 4 प्रकार के एस में आता है। जो संप्रेषण है उसके 4 प्रकार होते हैं एस के। क्या प्रकार होते हैं दोस्तों एस के? शॉर्टनेस, सिंपलिसिटी, स्पीड और सिंसियरिटी। शॉर्टनेस, सिंपलिसिटी, स्पीड और सिंसियरिटी। हमारा दोस्तों अगला पॉइंट है 13 पॉइंट है, संचार संगठन को दृढ़ बना सकता है अथवा विनाश कर सकता है। क्या? संचार बात की जा रही है इसमें दोस्तों। संचार की जो संचार है वो संगठन को या तो मजबूत बना सकता है या फिर विनाश कर सकता है। ये बात कही है हमारी चार्ल्स रेडफील्ड ने। रेडफील्ड आप यहाँ से रिलेट कर लेना कि अगर लाल होगा तो जाहिर सी बात है रेड मतलब लाल मतलब खतरा मतलब विनाश हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। कौन कह रहा है? ये कीथ डेविस साहब कह रहे हैं कि जो संप्रेषण है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की
प्रक्रिया है। हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है। ये कौन कराई है? हमारे कीथ डेविस साहब कह रही है। हमारा अगला है कि संप्रेषण विनिमय है किसका है? भावनाओं का, तथ्यों का, युक्तियों का, अनुमानों का और संवेगों का। संप्रेषण विनिमय है किसका? भावनाओं का, तथ्यों का, युक्तियों का, अनुमान का और संवेगों का। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला 16 पॉइंट है दोस्तों, विद्यालय में मुख्य रूप से 3 प्रशासनिक स्तर होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? प्रशासक या फिर प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्र। 3 प्रशासनिक स्तर होते हैं। ठीक है दोस्तों। कौन कौन? प्रिंसिपल, हमारे जो अध्यापक हैं वो, और छात्र। ठीक है। हमारा अगला है दोस्तों क्रिस्टोफर कहते हैं कि अध्यापक तथा प्राचार्य के आपसी संबंधों के विकास के संबंध में 10 सूत्रों का प्रतिपादन किया है। किसने? क्रिस्टोफर ने कितने सूत्र दिए? 10 सूत्र दिए। किसके लिए दिए? अध्यापक तथा प्राचार्य के आपसी संबंधों के विकास के संबंध में। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला है साधारणतः प्रणाली को एक सम्मिश्रण माना जा सकता है। साधारणतः जो प्रणाली है उसको एक सम्मिश्रण माना जा सकता है जिसके उपतंत्र परस्पर क्रिया करते हैं। क्या? जिसके उपतंत्र परस्पर क्रिया करते हैं। ये कौन कह रहा है? ये हमारे ग्रिफिथ्स साहब कह रहे हैं। ग्रिफिथ्स कह रहे हैं कि साधारणतः प्रणाली को एक सम्मिश्रण माना जा सकता है जिसके उपतंत्र परस्पर क्रिया करते हैं। परस्पर मतलब आपस में क्रिया करते हैं। हमारा अगला है दोस्तों, ग्रिफिथ्स ने बहुलघुतंत्र एक कल्पित विद्यालय तंत्र की व्याख्या की है। ये किसने व्याख्या की दोस्तों? ग्रिफिथ्स ने। किसकी? बहुलघुतंत्र की और एक कल्पित विद्यालय तंत्र की व्याख्या की है ग्रिफिथ्स ने। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला है पोस्टकॉर्प। आखिर में ये पोस्टकॉर्प है क्या दोस्तों? पोस्टकॉर्प की हम जानते हैं कि पोस्टकॉर्प का जो प्रतिपादन है वो गुलिक ने किया है। किसने किया दोस्तों? गुलिक ने किया है। गुलिक जी ने तो कर दिया पोस्टकॉर्प का प्रतिपादन। अब जानते हैं कि इस पोस्टकॉर्प का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ठीक है दोस्तों। 7 प्रकार। हमारा अगला है दोस्तों, इसी में है मैक्स वेबर ने इसे नौकरशाही की प्रशासनिक संस्था का एक रूप माना है। किसे? पोस्टकॉर्प को। किसने? मैक्स वेबर ने। क्या माना है? नौकरशाही की प्रशासनिक संस्था का एक रूप माना है। हमारा अगला है दोस्तों, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये लैटिन भाषा के एड एवं मिनिस्टर से मिलकर बना है। हमारा जिसका मतलब होता है कि नेतृत्व करना। हमारा अगला है दोस्तों, 1935 और 1925 तक के काल को हम क्या कहते हैं? हम प्राचीन युग कहते हैं। अब प्राचीन युग कहते हैं। अब देखते हैं कि 1935 से 1950 तक के काल को संक्रमण काल कहते हैं दोस्तों, और 1900 से 1935 तक के काल को प्राचीन युग कहते हैं। अब देखते हैं कि किन किन ने क्या क्या कहा है। तो दोस्तों, जो किनराव थे उन्होंने इस युग को, इस जो काल है इसको संक्रमण काल कहा है, और जो ओवेंस थे उन्होंने इसे मानवीय संबंध काल कहा है। और इसी काल में फॉलेट ने समाश्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस काल में? संक्रमण काल में। 1935 से 1950 तक के काल में फॉलेट ने समाश्रिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और किनराव ने इसे क्या कहा दोस्तों? संक्रमण काल। ओवेंस ने क्या कहा? मानवीय संबंध काल। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, मास्लो ने इसी काल में, जो हमारी मास्लो हैं, उन्होंने इसी काल में क्रमिक आवश्यकता सिद्धांत दिया। कौन से काल में? 1935 से 1950 तक का जो काल है हमारा, जिस काल को हम संक्रमण काल कहते हैं, इसी काल में मास्लो ने क्रमिक आवश्यकता सिद्धांत प्रस्तुत किया। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, शैक्षिक प्रशासन के फ्योल ने कितने तत्व बताए? 5 तत्व बताए। किसके? शैक्षिक प्रशासन के। किसने? फ्योल ने। ओके दोस्तों। हमारा अगला है, ओवेंस ने 1950 से 1975 तक के काल को संस्थागत व्यवहार का युग कहा है। ये किसने कहा? ये युग ओवेंस ने कहा। ओवेंस ने 1950 से 1975 तक के काल को संस्थागत व्यवहार युग कहा है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, इसी काल में विश्लेषणात्मक उपागम पर बल दिया गया। किस काल में? 1950 से 1975 तक का जो हमारा संस्थागत व्यवहार काल है, इसी काल में विश्लेषणात्मक उपागम पर बल दिया गया। हमारा अगला है दोस्तों, समाज विज्ञान प्रशासकों ने प्रशासन के क्षेत्र में त्रिकोणीय प्रशासन की संकल्पना को जन्म दिया। किसने? समाज विज्ञान प्रशासकों ने प्रशासन के क्षेत्र में त्रिकोणीय प्रशासन की संकल्पना को जन्म दिया। अब वो त्रिकोणीय जो प्रशासन था वो कौन था? व्यक्ति, कार्य और सामाजिक स्थिति। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला है 26 नंबर पॉइंट है दोस्तों, उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के 6 सिद्धांत हैं दोस्तों। किसके? उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के 6 सिद्धांत हैं, जिसे फ्रेडरिक टेलर ने प्रतिपादित किया है।
किसने किया दोस्तों? फ्रेडरिक टेलर ने प्रतिपादित किया। किसे? उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के 6 सिद्धांत किसने दिए? फ्रेडरिक टेलर ने। हमारा अगला है दोस्तों, हेनरी फ्योल ने एक कुशल प्रशासक के 14 सिद्धांत बताए हैं। हेनरी फ्योल जो थे उन्होंने एक कुशल प्रशासक जो है उसके 14 सिद्धांत बताए हैं दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, हेनरी फ्योल तथा गुलिक प्रशासनिक प्रक्रिया सिद्धांत के जन्मदाता हैं। किसके? हेनरी फ्योल और गुलिक जो है वो प्रशासनिक प्रक्रिया सिद्धांत के जन्मदाता हैं, जिसमें इन्होंने 5 कार्यों की सूचना दी है। क्या दिया दोस्तों? 5 कार्यों की सूची दी है। किसने? हेनरी फ्योल और गुलिक ने। किसमें? प्रशासनिक प्रक्रिया के सिद्धांत के ये जन्मदाता भी हैं। हमारा अगला है दोस्तों, द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। ये एक पुस्तक है दोस्तों, द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक लिखी है दोस्तों रियर्स महोदय ने। किसने लिखी दोस्तों? रियर्स महोदय ने। हमारा अगला है दोस्तों, रियर्स महोदय ने प्रशासनिक प्रक्रिया को, ये प्रशासनिक लिखा दोस्तों, प्रशासनिक प्रक्रिया को 5 भागों में विभाजित किया है। किसने? रियर्स महोदय ने। किसको? प्रशासनिक प्रक्रिया को कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? नियोजित करना, संगठन करना, निर्देश देना और समन्वय करना और नियंत्रण करना। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला है 30 नंबर पॉइंट है दोस्तों, शिक्षा बिना बोझ। एक रिपोर्ट है। क्या है ये? शिक्षा बिना बोझ एक रिपोर्ट है। ये किसने दी? ये दी प्रोफेसर यशपाल समिति ने। प्रोफेसर यशपाल ने 1992 में गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। कौन? प्रोफेसर यशपाल। कब? 1992 में एक गठित हुई राष्ट्रीय सलाहकार समिति, उसके कौन थे? अध्यक्ष थे। इस समिति को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया। इस समिति को, कौन सी समिति? प्रोफेसर यशपाल समिति को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया। हमारा अगला है दोस्तों, और ये थे कौन? ये राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। और दोस्तों ये जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति है, इसी समिति को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया। हमारा अगला दोस्तों जो पॉइंट है वो है, केंद्र सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई। किसके? केंद्र सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना। किसकी दोस्तों? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1952 में। हमारा अगला है दोस्तों, इस समय केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 796 और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों की संख्या 1354 है। किसकी दोस्तों? केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? 796 और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों की संख्या कितनी है? 1354। दोस्तों मैं आपको यहीं पे एक बात और बता देता हूं, अगले पॉइंट में देखते हैं। नवोदय जो विद्यालय है दोस्तों, वो इस समय हमारे भारत में 661 हैं। कितने हैं दोस्तों? 661 हैं। ओके दोस्तों, सॉरी 661। ठीक है दोस्तों, नवोदय विद्यालयों की संख्या इस समय कितनी है? 661 है। हमारा पॉइंट है दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। नवोदय विद्यालय जो समिति है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। नवोदय विद्यालय समिति जो है वो दोस्तों नवोदय विद्यालयों को चलाती है। हमारा अगला है दोस्तों, पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षा का विकास है। ये किसने कहा? ये बर्टन साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि पर्यवेक्षण का जो उद्देश्य है वो शिक्षा का विकास है। हमारा दोस्तों अगला पॉइंट है, पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का नियोजन कार्यक्रम है। ये कौन कर रहा है? ये कह रहे हैं एडम्स एवं डिक्की कह रहे हैं कि पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का नियोजित कार्यक्रम है। हमारा अगला दोस्तों है, एक अच्छा प्राचार्य केवल विद्वान ही नहीं होता अपितु वह एक चरित्रवान व्यक्ति भी होता है। ये कौन कह रहा है? वीएस झा साहब कह रही है। झा साहब ने कहा कि जो अच्छा प्राचार्य होता है वो विद्वान ही नहीं बल्कि एक चरित्रवान व्यक्ति भी होता है। हमारा अगला है, प्रधानाध्यापक एक कुशल प्रशासक एवं कुशल संगठनकर्ता होता है। क्या? प्रधानाध्यापक जो होते हैं वो कुशल प्रशासक भी होते हैं और कुशल संगठनकर्ता भी होते हैं। हमारा अगला है दोस्तों, शिक्षक राष्ट्र के कल्याण और भविष्य की धरोहर के रक्षक हैं। कौन? शिक्षक। राष्ट्र के कल्याण बात की जा रही है दोस्तों, राष्ट्र के कल्याण की और भविष्य की धरोहर के, तो कौन रक्षक है? शिक्षक। किसने कहा? राधाकृष्णन ने। हमारा अगला है दोस्तों, पुस्तकालय विद्यालय की आत्मा है, धुरी है और हृदय भी है। दोस्तों पुस्तकालय विद्यालय की कौन है? आत्मा है और धुरी भी और हृदय भी है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, एडम्स ने अनुशासन के 3 प्रकार बताए हैं। किसने? एडम्स ने। कौन कौन से? दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन और मुक्तात्मक अनुशासन।
दमनात्मक क्या होता है? जिसमें दोस्तों दंड का भय हो। आप डंडे की जोर से अगर किसी बच्चे को पढ़ाएंगे तो दोस्तों इसका मतलब है कि आप उन पर दमनात्मक अनुशासन को थोप रहे हैं। हमारा अगला है दोस्तों प्रभावात्मक। इसमें क्या है? इसमें शिक्षक अपना प्रभाव से बालक को समझाता है। अगला होता है दोस्तों मुक्तात्मक अनुशासन। इसमें बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाता है और वो अपने आप धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगता है और वही अनुशासन को भी समझने लगता है। हमारा दोस्तों अगला है 1900 से 1935 के युग को प्राचीन युग, 1935 से 1950 तक के युग को संक्रमण काल और 1950 से अब तक के आधुनिक युग के नाम से हम जानते हैं। ये किसमें? ये दोस्तों है हमारा शैक्षिक में। ठीक है दोस्तों, शैक्षिक प्रशासन में। हमारा अगला है दोस्तों, अगला ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है दोस्तों, सॉरी, 1954 में केंद्र में शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित किया गया। कब? 1954 में। 1957 में शिक्षा के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान जोड़ दिया गया और 1958 में शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय में विभाजित किया गया और सन 1963 में दोस्तों शिक्षा विभाग और विज्ञान विभाग था। कब? 1963 में, जिसे सन 1967 में जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन 1985 में किया, जिसमें कितने विभाग थे? 5 विभाग थे। किसमें? मानव संसाधन विकास मंत्रालय में। हमारा अगला है दोस्तों 1 नवंबर 1956 को भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य थे। कब? 1956 में, 1 नवंबर 1956 में 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य थे। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों मनुष्य के मध्य अर्थपूर्ण अंतः क्रिया की प्रक्रिया संप्रेषण है। ये कौन कह रहा है? ये हमारे मैकफार्लैंड कह रहे हैं कि मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतः क्रिया की प्रक्रिया ही संप्रेषण है। ये कौन कह रहा है? मैकफार्लैंड ने कहा। हमारा अगला है दोस्तों 46 पॉइंट है आरवे टीड महोदय ने सामान्य प्रशासन को 5 भागों में बांटा। किसे? सामान्य प्रशासन को 5 भागों में किसने बांटा? आरवे टीड ने। हमारा अगला है दोस्तों शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है। ये कौन कह रहा है? ये हमारे एस.एन. मुखर्जी साहब कह रहे हैं कि शैक्षिक प्रशासन जो है वो वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है। क्या? शैक्षिक प्रशासन। अगला है दोस्तों लूथर गुलिक ने प्रशासन के 6 कार्य बताए हैं। कितने बताए दोस्तों? 6 कार्य बताए। किसके? प्रशासन के। और अगला है दोस्तों जेवी सीयर्स के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के 5 कार्य हैं। कितने? 5 कार्य। किसके? शैक्षिक प्रशासन के। किसके अनुसार? जेवी सीयर्स के अनुसार। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों डाइट का मुख्य कार्य अध्यापकों की गुणवत्ता में वृद्धि है। किसका? डाइट का। हमारा 51 पॉइंट है दोस्तों पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षण का विकास है। ये कौन कह रहा है? ये बर्टन साहब कह रहे हैं। क्या परीक्षण का जो पर्यवेक्षण है इसका जो उद्देश्य है वो शिक्षण का विकास है। ये बर्टन ने कहा है। हमारा अगला है दोस्तों विद्यालय एक विशिष्ट पर्यावरण है। विद्यालय एक विशिष्ट पर्यावरण है। ये कौन कर रहा है? ये हमारे डीवी ने कहा है। डीवी साहब कह रहे हैं कि विद्यालय जो है वो एक विशिष्ट पर्यावरण है। हमारा अगला है प्रबंधन को गतिशील और जीवनदायक तत्व पीटर एफ ड्रकर ने माना है। पीटर एफ ड्रकर जो हैं इन्होंने प्रबंधन को गतिशील और जीवनदायक तत्व माना है। हमारा अगला है दोस्तों 2 या 2 से अधिक शक्तियों या समूह के मध्य परस्पर समझौता न होना ही संघर्ष है। 2 या 2 से अधिक शक्तियों या समूहों के मध्य परस्पर समझौता न होना ही संघर्ष है। ये किसने कहा? ये हमारे ऑस्टिन डेविड एल्वे ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों स्कूल शब्द की जो उत्पत्ति है किसकी? स्कूल शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है अवकाश। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है अंतद्वंद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अंतद्वंद 3 प्रकार के। कौन कौन से? कार्य अंतद्वंद, संबंधात्मक अंतद्वंद और प्रक्रिया अंतद्वंद। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है 57 पॉइंट है कक्षा प्रशासन के 4 आयाम हैं। कितने? कक्षा प्रशासन जो है कक्षा प्रबंधन जो है उसके कितने आयाम है? 4 आयाम है। प्रबंधन के कितने प्रकार हैं दोस्तों? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? शीर्ष स्तर प्रबंधन, मध्य स्तर प्रबंधन और निम्न स्तर प्रबंधन। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों स्कूल प्रबंधन के अंतर्गत 2 तत्व हैं। कौन कौन से? मानवीय प्रबंधन और भौतिक प्रबंधन। जैसे दोस्तों भौतिक प्रबंधन में आपका विद्यालय की बिल्डिंग आ गई, आपके फर्नीचर आ गए। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है? ये सब भौतिक प्रबंधन है। मानवीय प्रबंधन होते हैं।
ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। ये किसने कहा? ये कोठारी आयोग ने कहा। कोठारी आयोग का क्या मत था कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 60 पॉइंट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और आपके लिए कल के लिए ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। ठीक है दोस्तों।